जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आपको अच्छी खबरें दिया करूं, लेकिन हमेशा अफसोसनाक खबरें, कर्बनाक खबरें, तकलीफ़ दे खबरें, वो खबरें जो दिल दहला देती हैं, वो खबरें जो गुर्बत गले से लगा देती हैं, वो मुझे आपको सुनानी पड़ती हैं। और इस मुल्क में महंगाई की शरह शुएब अख्तर की दुनिया की तेज़ तरीन फेंकी गई बॉल से भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, जिसको रोकने के लिए हुकूमती इकदाम शायद नाकाफ़ी नज़र आते हैं। यही वजह है कि आप और मैं ना सिर्फ इस मुल्क में चीनी खरीदने से आवाज़ार फिर रहे हैं, तंग फिर रहे हैं, परेशान फिर रहे हैं। रोज़मर्रा की अशिया भी महंगी हो जाती हैं, फिर वो एक दिन के लिए सस्ती होती हैं तो फिर एक हफ्ते के लिए महंगी हो जाती हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इस मुल्क में एनर्जी होता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऑलरेडी महंगी होती जा रही हैं और साथ साथ अब हुकूमत जो है वो बिजली को भी मज़ीद महंगा करने पर पुरअज़्म दिखाई देती है और महंगी कर दी गई है। हुकूमत ने अब बिजली ₹1.95 महंगी की है और इस मरतबा हुकूमत ने अपने 2.5 साल तकरीबन करियर में छठी मरतबा इजाफा किया है और इस ₹1.95 इजाफे के साथ सार्फिन पर, आप पर और मुझ पर 200 अरब का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। इससे पहले 450 अरब का इजाफी बोझ हम पर डाल दिया गया था। गुज़श्ता 2.5 सालों में 5 मरतबा पहले इजाफा किया गया, छठी मरतबा अब इजाफा हुआ। इजाफे के बाद बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹15.30 फी यूनिट हो गया है। हुकूमत इससे कबल 5 मरतबा इजाफा कर चुकी है और कुल 5 मरतबा में जो अमाउंट बढ़ी थी आप के और मेरे सरों के ऊपर, वो ₹3.85 फी यूनिट थी। हुकूमत ने 1 जनवरी 2019 को बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी की। 1 जुलाई 2019 को दूसरी मरतबा ₹1.49 फी यूनिट महंगी की। इसी तरह तीसरी मरतबा हुकूमत ने 53 पैसे फी यूनिट चौथी मरतबा इजाफा किया। 30 पैसे फी यूनिट बिजली को महंगा किया गया था। 5वीं मरतबा 26 पैसे फी यूनिट महंगी हुई। यूं बिजली महंगी हुकूमत ने अब तक 450 अरब का, ये मेरे ख्याल में गलत लिख दिया मेरी टीम ने, तो 450 अरब का टोटल बोझ डाला था, 200 अरब का अब डाल दिया। तो महंगाई बढ़ रही है और बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत करती जा रही है। उस पर आवाम पर उसका क्या असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही ब्रॉडशीट जैसे अहम इशू को मुतनाज़े करने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है अपोजिशन का। अपोजिशन को कमेटी के सरबराह जस्टिस अजमत सईद शेख पर एतराज़ है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है, क्योंकि अजमत सईद शेख साहब उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे जब ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉडशीट को 2002 और 3 के बीच में दिया गया था। और उसके बाद वो उस वक्त के सर पाकिस्तान जो उस वक्त थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसके साथ भी काम कर चुके थे और उसके बाद वो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी थे। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं और इमरान खान साहब की जो इदारा है शौकत खान, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर भी हैं। साथ ही ये पॉइंट भी हाईलाइट किया जा रहा है कि जस्टिस अजमत सईद शेख साहब पनामा बेंच के मेंबर भी थे, पनामा बेंच का हिस्सा भी थे। तो मैं खुद भी जब कवर करने जाता था तो उनके रिमार्क्स जो हैं वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेके बड़े ही सख्त रिमार्क्स हुआ करते थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इस पर हम बात करेंगे, ब्रॉडशीट पर बात करेंगे और महंगी बिजली पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान मून से सीनियर रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने। हिना साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा हैं। मुसर्रत साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा रुबीना कायम खानी साहब हैं। रुबीना साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक, इस मुल्क में अंग्रेजी सबसे बड़ा मसला है, तो क्योंकि मेरी ज़बान नहीं है इंग्लिश, मैं तो सराइकी बोल सकता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जरा इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो मेरे ख्याल में हिना साहब जरा आप बता दीजिए व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बार बार बात की जा रही है अजमत सईद शेख साहब को लेके, क्योंकि बिजली पे मैं आखिरी हाफ में बात करूंगा। अजमत सईद शेख साहब को लेके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बार बार बताया जा रहा है। तो मुझ जैसा सादा आदमी सवाल करता है कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ये क्यों अजमत सईद शेख साहब से जोड़ा जा रहा है। अदनान, थैंक यू, आपने मेरे से स्टार्ट किया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। आपको पता है कि ब्रॉडशीट के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 2000 में हुआ और तब जो ये अजमत सईद शेख साहब हैं, ये डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त द प्रॉब्लम इज़ कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसमें जो अरबों डॉलर ब्रॉडशीट को दिए गए, अभी भी दिए हैं, लाखों डॉलर दिए हैं, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट जब अजमत सईद साहब थे तो आप कैसे उनको उस कमेटी का हेड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात ये है कि
मुझे तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब, क्योंकि उनको आदत है कि एम्पायर को वो साथ मिला के खेलना चाहते हैं, या इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो अपने हुकूमत को भी एनआरओ दें, नैब को भी एनआरओ दें और मुशर्रफ साहब को भी एनआरओ दें, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बंदा जो कंट्रोवर्शियल है, जो शौकत खानम के बोर्ड में है, वो कंट्रोवर्शियल है क्योंकि वो JIT में था। मुशर्रफ साहब के टाइम में जब मियाँ साहब पे केसेस बन रहे थे, तब भी उनका रोल बहुत था इसमें। आपको पता है व्हाट्सएप JIT में भी उसकी बड़ी डिटेल्स हैं, जिसमें अजमत सईद खोसा साहब का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल रोल है। शेख साहब, तो अगर आपने अजमत सईद शेख साहब का बहुत एक कंट्रोवर्शियल रोल है, तो आप मुझे बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने ये चेक करना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें पता है कि आपको जो एक जनरल अमजद साहब हैं, उनका एक रोल रहा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने तारिक फवाद मलिक की वजह से किया। और ये शायद आपने पूरी स्टोरी पढ़ी भी और ये न्यूज़ भी आई स्कैंडल की कि तारिक फवाद मलिक साहब ने जनरल अमजद को किसी तरह फंसाया। उनको लेके गए अप्रैल 2000 में US में एक ऐसी कंपनी ब्रॉडशीट को विजिट कराने जिसका अभी रजिस्टर्ड भी नहीं थी। आपको पता है कि जब ब्रॉडशीट के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया 2000 में, उसके 2 महीने बाद या महीने बाद वो कंपनी साहबा बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। आई एम विद यू। मुशर्रफ साहब पे केस कर दीजिए, फिर PMLN पे केस की, PML उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी PMLQ, उस पर केस कीजिए ना, उनको भी पार्टी बना लीजिए ना। उस वक्त अजमत साहब जो थे ना, वो डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। ही वाज पार्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नैब कॉन्ट्रैक्ट आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। इस सारे एक्ट में तब के प्रेसिडेंट को भी शामिल कीजिए ना, सिर्फ एक कैरेक्टर को मत रखिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो ये कह ही नहीं रही, मैं तो कह रही हूं आप उनको कमेटी का हेड कैसे बना रहे हैं। आपने क्वेश्चन किया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे है। अजमत सईद साहब को इसको हेड करना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज कंट्रोवर्शियल, सेकंड ऑफ ऑल एवरीवन नोज दैट ये जानबूझ के इमरान खान जी, ये बड़ा वैलिड 3-4 पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं PMLN ने। ये सिर्फ हिना साहिबा के नहीं है, ये सारी PMLN का मौकिफ है। तो आप इस इशू को कंट्रोवर्शियल बनाना ही क्यों चाहती है आपकी गवर्नमेंट? आप किसी ऐसे शख्स को बना दें जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जिसका PTI से इंटरेस्ट ना हो, इमरान खान से अटैचमेंट ना हो, और जिसकी जो साबका करियर हिस्ट्री है वो किसी तरीके से ब्रॉडशीट से मुंसलिक ना हो। किसी न्यूट्रल बंदे को ले आइए मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदनान। क्या ही अच्छा होता कि हिना ये खुद से कोई अपना पॉइंट देती। इनको जो लिख के पर्ची पे दे दिया जाता है, ये आके पढ़ के सुना रही है। अभी इनको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इन जस्टिस साहब की क्रेडिबिलिटी क्या है। अनफॉर्चुनेटली इस सियासत के अंदर जिस तरह से सियासी बहरान ये लोग लेके आए, जिस तरह से करप्शन करके, और इन्होंने पॉलिटिक्स जो कि अगर रियल सेंस में अगर उसमें से या जाती मफादात निकाल दें तो वलियों से बेहतर ये एक ऐसा काम है कि जो औलिया कराम से रिलेट करता है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से सियासत की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने सियासी इक़दार की धज्जियां उड़ाई, उसी तरह एक बड़ा अहम पॉइंट है जो मैं आज उठाऊंगी यहाँ पे, उसी तरह इन्होंने इखलाकियात की भी जो है ना वो धज्जियां उड़ाई। इन्होंने हमेशा आके ये टीवी चैनल्स के ऊपर और स्टेजेस के ऊपर ये आके इखलाकियात का कि जी ये तो गालम गलोच करते हैं, ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं। अभी अगर ये मेरी बहन मेरे साथ बैठी हैं, मैं चैलेंज करती हूँ अदनान, ये पर्चियां इनके आगे से उठाओ अगर ये प्रोग्राम कर पाए तो। आप टीम से कहें जी, आप इसको साइड पे चले। हम ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मुशर्रफ साहिबा आप भी दे दें ना, मुशर्रफ साहिबा आप भी दे दें। अच्छा नहीं, मुशर्रफ साहब आप भी दे दें, अपनी पर्चियां खत्म करें। अच्छा मैं भी उठा रहा हूँ, सुन ले सारे उठाते हैं, सारे मुशर्रफ साहब हर कोई रिमूव करता है। लेट मी कंप्लीट इट। नहीं आप भी रिमूव करें, मैं भी करता हूँ। रुबीना कायम खानी साहब भी करते हैं। ये पर्चियां रिमूव करेंगी तो प्रोग्राम करें, ये पर्चियों के साथ प्रोग्राम ना करें। अगर ये पर्चियां रिमूव करके प्रोग्राम करें, मैं भी कर लें। लेट्स डू दैट। अब कम ऑन द पॉइंट, लेट मी एस्टैब्लिश। अच्छा, ये मोहतरमान जो यहाँ पे मेरे साथ बैठी हैं, आपको पता है कि ये पार्लियामेंटेरियन है, शी सिटिंग MP है, मरियम के पीछे खड़ी होती हैं, लेकिन जो गालम गलोच ब्रिगेड है उसमें शी इज एट टॉप। ये पर्चियां नहीं है, ये वो ट्वीट्स हैं
जो इस खातून ने मुख्तलिफ टाइम पे किए हैं। और मैं आपके चैनल को कहती हूँ कि अगर ये इनकी लैंग्वेज ठीक है या ये खुद पढ़ के सुनाए, अभी जिस तरह से ये अजमत सईद साहब के ऊपर इल्जाम लगा रही थी, ये या खुद यहाँ पे इस चैनल के ऊपर पढ़ के सुनाए कि ये जिस तरह से घरों में बैठी हुई का जवाब सियासत से कोई अगर आप बोलेंगी तो मैं आपको एक लफ्ज नहीं बोलने दूंगी, मैं कोई गैर सियासी बात करूं, मैं कोई कर सकती आंसर करें। आप इंटरप्ट मत करें, आप इस तरह ना बताएं कि आप क्या लैंग्वेज यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप शहबाज गिल क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आशिक अवान क्या लैंग्वेज यूज करती है। आप आराम से बैठो, मुझे पहले बात कर लेने दो, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूं। अच्छा, अब सुने इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे मैं एस्टैब्लिश करूंगी कि देखें, अगर ये कोई ये सियासी वर्कर है, इनकी लीडर भी है, मैं भी हूं, ये हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, वो भी पर्सनल नहीं करना चाहिए, हमारी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करें। फवाद चौधरी ने क्यों पर्सनल क्रिटिसिज्म दिया है? फवाद चौधरी ने आज क्यों कहा है मरियम नवाज शरीफ जो है वो डिजाइनर कपड़े पहनती है? मुझे ये बताएं क्यों कहा फवाद चौधरी ने कि ये क्या गैर वाली दोनों की बात नहीं समझ आएगी। क्यों कहा है मरियम नवाज की अगर आपने अपनी ये रविश ठीक ना की तो दूध का धुला हुआ यहाँ पे कोई भी नहीं है। एंड आई एम आस्किंग यू एंड आई एम टेलिंग यू कि जब करैक्टर की बात आएगी तो आपकी लीडर भी एक खातून है और आप खुद भी एक खातून है। हम और अगर बात आएगी तो आपकी भी एक निजी जिंदगी है जिसको डिस्कस किया जाएगा। मैं आपकी भी सारी कैरेक्टर जो है ना वो बता दूंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर फर्ज करें मैं आपको पॉलिटिकली डिस्कस करती हूँ तो अगर आप मेरी वालदा का जिक्र करेंगी, व्हाट यू थिंक? मैंने आपकी कोई वालदा का जिक्र नहीं किया। आप प्राइम मिनिस्टर की मिसेज, क्या पॉलिटिकल लीडर हैं? क्या वालदा का जिक्र किया है? नहीं, क्या कभी उन्होंने आपकी लीडर को या आपको क्रिटिसाइज किया कि फवाद चौधरी ने आज कहा है कि मरियम नवाज डिजाइनर कपड़े क्यों पहनती हैं? सबसे मैं तो कह ही नहीं रही साहब, अगर आप आपस में लड़ेंगी तो मैं और रुबीना साहिबा बैठे रहेंगे। असैसिनेशन की पीटीआई ने बनाया, पीटीआई के ट्रोल से बनाया। अभी हिना साहिबा, मुशर्रफ साहिबा, यूं शोर से ना लीडर है, उनकी भी निजी लाइफ कोई इतनी अच्छी नहीं है। हम तो कर ही नहीं रहे, आप ही कर रही हैं। और मैंने तो बात ही नहीं की। अगर मैंने तो मुशर्रफ साहिबा ये अगर ये अल्फाज मैं आपके लिए इस्तेमाल करूं या आपकी घर में जो नॉन पॉलिटिकल आपकी वालदा या आपकी फैमिली आपकी बहनों के लिए इस्तेमाल करूं, नहीं आपने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मुशर्रफ साहिबा ये सवाल नहीं है मेरा, मुशर्रफ साहिबा ये सवाल नहीं है मेरा, इट इज नॉट माय क्वेश्चन। मुशर्रफ साहिबा ये आपका सारा प्रोग्राम टू करके होगा। कुछ नहीं, आप ऑलरेडी टू कर रही हैं। नहीं मुशर्रफ साहिबा ये इस तरह नहीं होगा शो। मुशर्रफ साहिबा आप सवाल पे रहेंगी। नहीं मुशर्रफ साहिबा ये मेरा सवाल नहीं है ना, मतलब सियासी लॉजिक जब नहीं होता यार ऐसा स्क्रीन में जरा इनको मेरी आवाज ही दे दो भाई। आप मत आइए, आप इन्होंने कुछ नहीं किया, मत बने। आप मेरा पॉइंट और मेरी मुशर्रफ साहिबा ये मेरा सवाल किया तो ये सारा प्रोग्राम इसी तरह होगा। नहीं फिर एक दूसरे की बात समझ नहीं आएगी ना। आप मेरा सवाल कुछ और है, आप इखलाकियात की बात कर रही हैं तो उस पर वो डेफिनेटली हिना साहिबा रिस्पॉन्स करेंगी। ये किस वजह से ये लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करती है। मैंने तो कैरेक्टर असैसिनेशन की। आप मुझे ये बताओ, आप ये जो ट्वीट करती हो क्या ये आप अपनी लीडर के बारे में, मैंने आज तक कभी किसी की मुशर्रफ साहिबा ये लड़की चाहोगी कि आप प्रोग्राम पे फोकस करें, बैठी हुई प्रोग्राम पे फोकस करें, मुशर्रफ बात कर लेना। मुशर्रफ साहिबा आप की निजी लाइफ है, आपने खुद बोला था कि घर में रह के पत्थर नहीं मार सकते। मैं तो कह ही और नहीं अगर नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू वार्न यू, अगर आप अपना ये तरीका नहीं बदलेंगे, मैं आपकी वार्निंग से डरती हूं। बात ये आप होती कौन है मुझे वार्निंग देने वाली? और आपको पता है उस्मान बज़दार को यार एक सेकंड उनकी आवाज तो जाने दो ना। मैं आपकी निजी लाइफ क्या है आपको पता है? मुशर्रफ साहिबा यू आर नो मोर टू डिस्कस एनीवन्स पर्सनल लाइफ। मुशर्रफ साहिबा अगर मेरे क्वेश्चन पे फोकस रहेंगी तो प्रोग्राम चलेगा। मुशर्रफ साहिबा, हिना साहिबा मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज दिल करता है आपके पास पॉलिसी उसकी वजह अभी तो ये है बात ही नहीं की, आप पॉलिसी की बात करें। अगर एक लेता हूं ब्रेक भाई, एक मिनट रुक जाओ ना प्लीज। मुशर्रफ साहिबा, हिना साहिबा वो इतने अथाह गिराइयों में गिर चुके हैं कि इन लोगों को इस बात की तमीज नहीं रही। देखिए कोई आम बंदा करे, आम बंदा करे तो बात समझ आती है। एक सिटिंग एमपीए जो बुशरा बीबी से शुरू करती है, बुशरा बीबी पे खत्म करती है। नहीं मुझे ये बताओ, मैंने तो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस की। मैंने तो खुद मुशर्रफ साहिबा मेरा सवाल मेरा टॉपिक आपने साइड पे रख दिया है। आपके पर्सनल इश्यूज हैं जो आप पर्सनली सॉल्व कीजिए ना मैम। आप जिस तरह से जो जुबान इस्तेमाल करती हैं आपको अंदाजा नहीं है कि कोई सिटिंग एमपी है ये जुबान इस्तेमाल करती है। हिना साहिबा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप बताइए, नहीं आपकी फर्स्ट डिवोर्स हुई और उसके बाद दूसरी डिवोर्स। यार मुशर्रफ साहिबा, हिना साहिबा प्लीज ये क्या पर्सनल टॉपिक लेके आप बैठ गई हैं?
वेलकम बैक रुबीना कायम खानी साहबा, मैं आपकी जानिब हूँ क्योंकि इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रॉड शीट वाला, और इसमें ना सिर्फ नैब का किरदार सबके सामने है बल्कि जहाँ जहाँ सिस्टम में खराबियाँ मेरे ख्याल में वो बड़े अच्छे से हाईलाइट हो सकती हैं अगर इस सारे इशू को सही से टैकल किया जाए, हैंडल किया जाए। लेकिन वजह क्या है कि गवर्नमेंट ने इसको शुरू में ही मुतनाज़ कर दिया। मैम बिल्कुल, मैं ये कहूँगी अदनान हैदर साहब कि जिस तरह से जब नेब का इदारा बना था तो उससे जो आपको पता है हम सबको कि एक डिक्टेटर जो खासतौर पर मुशर्रफ का जो दौर था, उस दौर में ये नेब का इदारा बना। और ये बना ही इसलिए था कि जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर किया जाए और किसी ना किसी तरह से अभी अगर आज तक अगर आप देखें नेब की भी कारकर्दगी, तो मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में बताना चाहूंगी कि आज तक कोई भी चीज ऐसी सामने नहीं आई कि जिससे ये जाहिर हो कि मुल्क के खजाने में जिसने करप्शन की थी उससे वापस पैसा लेके और हमने जमा करा दिया है, या कुछ ऐसा देखा यही गया है कि प्रेशर किया गया है किसी ना किसी तौर पे अपने जो है टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है या तो जो मौजूदा हुकूमत होती है या जो एक तीसरी कुव्वत है वो पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेकर आती है। तो ये अब इस तरह का जो मामला है खासतौर पर ब्रॉड शीट का, और जिस तरह से पीटीआई हमेशा से एक जो है वो शोर मचाती रही है और अपने आप को जो है बड़ा पारसा कहलाती रही है कि हम जो है वो दूध के धुले हुए हैं, और हमने जो है वो जो एक जब खासतौर पर पीटीआई की गवर्नमेंट बनने से पहले हम सभी बल्कि मीडिया का भी मैं इसमें नाम लूंगी कि उनको उनके लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि जो है वो ईमानदारी के उनको तगमे दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि अब रियासत मदीना वाकई कायम होगी और इस तरह, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं। आप देखें ब्रॉडशीट के हवाले से देखें या दूसरे अगर आप इंटरनल इश्यूज देखें पार्टी मुल्क में, तो वो भी जो है वो अब जो है यहाँ पर इनकी इनकॉम्पिटेंसी जो है वो जाहिर हो रही है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज है कि नेब का इदारा हो या ब्रॉडशीट, अल्लाह करे कि इसमें से कुछ निकल आए। अगर कोई भी इसमें हमने तो कहा है, खासतौर पर बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो कि अगर हमारा इसमें कहीं पे भी अगर फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमारा नाम आ जाता है, आपके ख्याल में अजमत सईद शेख साहब को कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, अब उन्हें हुकूमत को अलहदा कर देना चाहिए, इस फैसले से विड्रॉ करना चाहिए या नहीं? पीपल्स पार्टी की क्या राय है इस पर? देखिए, मैं ये कहूंगी कि जो खासतौर पर फॉरेन फंडिंग का जो एक इल्जाम हुकूमत पे आ रहा है, और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि इसको एक्सपेडाइट करे कि अगर पीटीआई की पार्टी ने किसी तौर पे किसी भी तरह से जो है फॉरेन फंडिंग ली है तो उसको वो बताए कि किस उसमें ली और कहाँ पे वो पैसा खर्च हुआ और वो क्यों, मतलब इनका जो है वो सारा पॉइंट आना चाहिए। अगर कोई भी चीज कोई किसी पे भी एलिगेशन लगती है तो वो अपने आप को करे। जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदालतों में भी गए, नेब के सामने भी गए, जेलें भी काटी हैं, हमने कहा है कि हाँ हम पे केसेस अगर चल रहे हैं तो प्रूव करे कि भाई हमने करप्शन किया है या हम जो है वो वाकई जो है इसके वो है मुर्तकिब है जुर्म के। तो इसी तरह से पीटीआई हो या कोई भी जमात हो उसको जो है वो अकाउंटेबल होना चाहिए। हिना परवेज भट्ट साहब, फॉरेन फंडिंग की बात पे तो इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे बोल दिया है कि वो तो अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह की मर्जी तहकीकात करें, बल्कि वो तो लाइव उसकी कवरेज होनी चाहिए, पूरी कौम पूरी दुनिया देखे फॉरेन फंडिंग केस की समाअत को और इस पूरे केस को। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई तैयार है। देखिए, इमरान खान साहब ने तो बहुत सारी बातें आपने ऑपोजिशन का जो है वो भी सुन लिया होगा कि हम भी तैयार हैं कि ओपन जो है इस केस की हेयरिंग हो। आप मुझे बताएं कि 2014 में इनके अपने रुकन अकबर एस बाबर ने इन पे केस किया, फिर सबसे पहला इन्होंने कह दिया कि अकबर एस बाबर हमारे रुकन ही नहीं है, उनको फर्स्ट सेकंड चीज़ इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता, और 2018 के इलेक्शन से पहले इस केस का फैसला आ जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आया? इट्स ऑलरेडी बीन 6 years। आप मुझे बताएं कि जो 23 फॉरेन फंड्स हैं वो 2018 तक क्यों नहीं इनकी पार्टी ने ऑडिट किया? अभी भी आपको पता है कि पार्टी में वो 23 फॉरेन फंड अकाउंट्स जो हैं वो
उनकी डिटेल्स नहीं आई। आप कह रहे हैं कि इसको ओपन कर दें, लेकिन मुझे बताएं कि जो पिटिशनर है अकबर एस बाबर, उनके वकील या अकबर एस बाबर को भी वो 23 फॉरेन फंड अकाउंट की डिटेल्स मिली है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कर दी। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि एहतसाब की बात करते हैं तो 6 साल में इनको चाहिए था कि इसका तो फैसला लेके आते। ऑपोजिशन को क्यों इलेक्शन कमीशन के बाहर रैली या प्रोटेस्ट करना पड़ा कि उसके बाद इमरान खान साहब ने ये बयान दिया। मतलब आप कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके बाद इमरान खान साहब तैयार हुए, कोर्ट की फॉरेन फंडिंग के प्रोसीडिंग्स को चेंज किया गया। तो अगर इतना शफाफ था और उनके पास कुछ चीज हाइड करने के लिए नहीं थी तो 6 साल तो वेस्ट ही करने चाहिए थे। इनको चाहिए था कि इंसाफ के साथ फैसला करते। तो क्वेश्चन तो यही आता है कि बिल्कुल ठीक है मुशर्रत साहिबा, उनकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोवाइड किया स्टेट बैंक ने वो उनको दे दें। मुशर्रत साहिबा, हिना साहिबा ने कहा है कि जी इनका प्रोटेस्ट हुआ इलेक्शन कमीशन के बाहर और उसके बाद इमरान खान साहब मजबूर हो गए ये कहने पे कि जी केस को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और ओपन ट्रायल होना चाहिए। देखें अदनान, मैं अर्ज़ करूं कि सबसे पहले तो वो जो प्रोटेस्ट हुआ वो 250 लोगों का, जिसको लाखों लोगों कह के जो है माशाल्लाह से मुखातिब हो रहे थे कुछ रहनुमा वहाँ पे। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखें हमने वही जो मैं अर्ज़ करूं कि झूठों की सियासत, करप्शन की सियासत, गिरी हुई अखलाकियात की सियासत मुतारिफ कराने के बाद अब सफ़ेद झूठ की एक इंट्रोड्यूस कराई गई है पॉलिटिक्स। मसलन फर्ज करें कि वी आर गिल्टी और सपोज हमारे पास डेटा नहीं है तो क्या हम ओपन ट्रायल की ऑफर करेंगे? और अगर इफ वी आर रॉन्ग, हमारे पास नहीं है, तो इनको तो ये फौरन एक्सेप्ट करनी चाहिए, बल्कि एक ज्वाइंट एप्लीकेशन जानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अंडरस्टैंड करने की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोटल पॉलिटिकल लाइफ हमारी है 25 ईयर्स। उन 25 सालों में हमने 40,000 हमारे जो डोनर्स थे उनका डेटा दे दिया और ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी जो हमारे डोनर्स हैं उनको फॉरेन फंडिंग कहना इस शेमफुल और इंतहाई अनएथिकल बात है, झूठ पे मबनी बात है। हमने एक एक बंदे का एविडेंस दिया है और मैं चैलेंज करती हूँ वो मोहतरमा जो वहां से 250 लोगों से खिताब करके लाखों का बोल रही थी कि अगर उनमें से कोई एक भी आईडी कार्ड के साथ उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ हमने वहां पे मेंशन करा है किसने कितनी फंडिंग की है, और अगर हो और फिर इन जमातों ने जो ये सो कॉल्ड पीडीएम, जब एक एक्सीडेंट इनका हुआ, बंद गली में गए, इनके पास कुछ और करने को नहीं था तो इन्होंने नौटंकी लगा ली इलेक्शन कमीशन के बाहर। अब उस नौटंकी का नतीजा ये है कि हमने ओपन ट्रायल की ऑफर कर दी। इनको चाहिए कि ये आए, हम एक ज्वाइंट एप्लीकेशन देते हैं और ओपन ट्रायल हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस पे रिस्पांस ले लें, जमातों ने 4000 बड़ी अच्छी सजेशन है। एक सेकंड अदनान, मेरी बात कंप्लीट होने दें अदनान, 1 मिनट। अच्छा, उन जमातों ने 4000 बंदे का भी डेटा नहीं दिया। और जहां तक रह गई बात, जो आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश माई पॉइंट कि सियासत में उतना झूठ बोला जाए जितना अवाम सह पाए। अवाम अब इनकी बात को सीरियस नहीं लेती। मसलन ये दूसरों को ब्लेम करते हैं कि फलां तो गालम गलोच की सियासत करते हैं। राना सनाउल्लाह के वो अल्फाज जो इनकी लीडर के लिए कहे गए थे, क्या वो इस चैनल पे चलाए जा सकते हैं? तारीख गवाह इस बात की। जिस तरह मोहतरमा की कैरेक्टर असैसिनेशन हुई थी उनकी बरहना पिक्चर्स फेंक के, वो क्या हम किस तरह की सियासत को परवान चढ़ा रहे हैं? मैं भी खातून, हम तीनों यहाँ पे खवातीन बैठी हुई हैं। इसमें क्या कोई एंड है? देयर इज नो एंड। लिहाजा लिमिट के अंदर रह के हम सियासत करें, हम एक दूसरे की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें, हम एक दूसरे की जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको करें, बट विद इन अ लिमिट। अगर टॉप लीडरशिप के पीछे आम वर्कर की बात नहीं हो रही, आम वर्कर तो ठीक है वो जो कुछ मर्जी करते रहे, लेकिन अगर हम पार्लियामेंटेरियंस अपनी जुबानें नहीं संभालेंगे तो जुबान सबको लगी हुई है और ये मैसेज क्रॉस द बोर्ड जाएगा कि अगर आप लोगों की बापर्दा घरों में बैठी हुई औरतों को डिस्कस करेंगे तो फिर दूध का नहाया हुआ यहाँ पे कोई भी नहीं है, हर एक का माजी। और वो लोग तो ज्यादा केयरफुल हों जिनकी लीडरान हैं भी खवातीन, और किसी का करैक्टर किसी से ढका छुपा आज के जमाने में है नहीं। दूसरी रहेगी बात, मैं इनको अभी चैलेंज करती हूँ कि क्या इनमें इतनी बसात है, और अपना नंबर भी बताएं। हमने 40,000 का डाटा दिया, इन्होंने कितने लोगों का डाटा दिया ये बताएं। दूसरी बात, अगर मैं भी इनको लगता है कि हमारे पास वो एविडेंस नहीं है तो ये इस ऑफर को इनको तो हंसते हंसते एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी रहेगी बात, बहुत सारी जमातों से लोग निकाले जाते हैं। ये वाहिद ये जमात है जो खवातीन को हरास करने पे भी नहीं निकालती। जो तलाल चौधरी ने इस फैसलाबाद में किया उसके ऊपर उनको इन्होंने स्पोक्स पर्सन बनाया, जुबैर को बनाया, दानियाल को बनाया। जो करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, जो ज्यादा गलीज गंदी गालियां देते हैं, उनको ये उतने बड़े ओहदों से नवाजते हैं। इनमें निकालने का रवाज नहीं है। हमारे यहाँ
डिसिप्लिन के ऊपर ऐसा अकबर को निकाला गया था। मुशर्रफ साहबा, अली अमीन गंडापुर ने भी कुछ अल्फाज बोले थे, मुझे ये नहीं कोट करना चाहिए था, लेकिन मेरे सवाल से हट के आपने बोला तो मैं कोट कर रहा हूं कि ऑपोजिशन ने इनका चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। आपको भी पता है, तो इमरान खान साहब अब इस चैलेंज के साथ ऑपोजिशन जो है वो नहीं सकेगी, और इमरान खान, अब मैं आपकी बात में नहीं बोली, अब ना बोलें, ऑपोजिशन ने इनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अब इमरान खान साहब इस चीज पे यू टर्न ना लें, फॉरेन फंडिंग की ओपन ट्रायल होनी चाहिए। वी हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज, वन। सेकंड, इमरान खान साहब ने खुद एतराफ किया है कि एजेंट्स जो थे वो बाहर के थे, मैं एजेंट्स का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो ये तो उन्होंने एतराफ जुर्म का खुद कर लिया। तीसरी बात, PMLN के सारे अकाउंट्स ऑडिटेड हैं। हमें कभी भी किसी गैर मुल्की सिटीजन या किसी फॉरेन मुल्क से कोई पैसे नहीं आए। और चौथी बात कि अकबर एस बाबर को इसलिए पार्टी रुकनियत से साइड पे किया गया था कि उसने इमरान खान साहब को बार बार बताया था कि पार्टी में इलीगल फंड्स आ रहे हैं। ये रीजन था अकबर एस बाबर को पार्टी से निकालने का। अच्छा अदनान, सिर्फ एक वन लाइनर, फॉरेन फंडिंग वो होती है जो उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ को की थी बेनजीर साहिबा की गवर्नमेंट गिराने के लिए, और फिर उस पे भी इन्होंने करप्शन कर ली थी, और उसामा बिन लादेन इस बात पे इंतहाई नाला थे कि आपने इस चीज के ऊपर भी करप्शन कर ली। दैट इज कॉल्ड फॉरेन फंडिंग। आपके मुल्क के ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अगर फंड देते हैं, दैट इज नॉट फॉरेन फंडिंग। इन्होंने बात की गालम गलोच की, सियासत की और पर्सनल अटैक्स की, वो आपकी पार्टी की जानिब से होते हैं। मुशर्रफ साहबा ये कह रही हैं, इस पे अगर आपने रिस्पांस करना है कर दें, नहीं तो मैं रुबीना साहबा की जानिब बढ़ूं। देखें, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं, देखें सबसे पहले ये कैसे हो सकता है, हम सबको नहीं, अगर ये लोग ये सियासत करेंगे तो इसका जवाब इनको मिलेगा। मैं तो ये हम्बल रिक्वेस्ट कर रही थी जिसपे ये इस तरह से फ्लेयर अप कर गई, इन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। ये देखें, मुझे और इनको ये जेब नहीं देता जो लैंग्वेज ये ट्विटर के ऊपर इस्तेमाल करती हैं। मेरा पॉइंट ये था, कोई भी इस्तेमाल करे गलत है, लेकिन जो खवातीन लीडर हैं उनको बिल्कुल ये बात शोभा नहीं देती। अगर करेंगी तो हर कोई शीशे के घर में बैठा पत्थर कहीं से भी आएगा। अब मुझे रिस्पांस तो लेने दें। हिना साहबा रिस्पांस करना चाहें। देखिए, मैं इन्होंने जो मेरे लिए लैंग्वेज यूज की और पर्सनल अटैक किया, आप भी देख रहे थे, और प्रोग्राम को रिवाइंड भी करना, मैं भी ट्विटर पे बड़ी एक्टिव हूँ, मैं भी देख लूंगी कि मैंने क्या लैंग्वेज यूज किया, उन्होंने कैसी लैंग्वेज यूज की है उस पर। और मैं पर्सनल लाइफ में ना पढ़ना चाहती हूँ इनकी, ना मैं चाहती हूँ कि ये मेरी डिस्कस करें, मैं तो उस पर बात नहीं करूंगी। दूसरी बात, मैं खुद नहीं बिलीव करती कि गालम गलोच की सियासत हो, और यहाँ तो बैठ के मैंने तो कोई इनसे बात की नहीं, ये खुद ही फ्लेयर अप हुई हैं। एनीवेज, आई डोंट थिंक कि इसको और डिस्कस करना चाहिए शो पे, ऑलरेडी एक ड्रामा क्रिएट हो गया है। बिल्कुल सही, पर्सनल अटैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मोर ड्रामा ऑन द शो। रुबीना कायम खानी साहिबा, फॉरेन फंडिंग केस में क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है? और क्योंकि ये बड़ा पुराना केस है, और क्या वाकई अब संजीदा है पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस को लेके? बिल्कुल, जैसे नाम हैदर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि अभी तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसकी ओपन ट्रायल की जाए, लेकिन आपने देखा कि इमरान खान साहब की जो कोरोफेल में तजाद है, वो टीवी पे आके कुछ कहते हैं, लेकिन वो अमली तौर पे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कुछ और होता है। जिस तरह से शुरू से ही हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें, आज 2.5 साल होने पे आ रहा है पीटीआई की हुकूमत को, लेकिन जो है इसमें से मतलब इनकी कोई भी जो है वो जो बात कही हुई है खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो पूरी होती हुई नजर नहीं आई। और मुझे तो लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो है ये फॉरेन फंडिंग केस पे आगे कोई फर्दर कोई होगी, क्योंकि हुकूमत इसमें खुद सीरियस नहीं है, इसको लिंगर ऑन होना है, ये एक तयशुदा बात है, और ये कभी भी नहीं होगा कि ये ओपन ट्रायल होगा। अगर ओपन ट्रायल होगा तो फिर पीटीआई की जमात को जो है वो खासतौर पर फिर अदालत में चलेगा केस, और फिर जो पता नहीं अदालतें हमारी क्या उसके ऊपर वो फैसला देती है, लेकिन ये प्रॉब्लम में आ जाएगी पीटीआई, क्योंकि ये बात तो तय है कि फॉरेन फंडिंग हुई है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आखिरी 2 मिनट है हिना मैम, बिजली की कीमतें फिर बढ़ा दी हैं, अवाम तंग है महंगाई से, अपोजिशन किस तरह लेती है अवाम के मसाइल को, खास तौर पे क्योंकि आप लोग एक लंबी तहरीक लेके चल रहे हैं, तो उसमें अवाम के मसाइल प्रायोरिटी होने चाहिए, तो अवाम के ऊपर जो बोझ बढ़ता जा रहा है महंगाई का, बिजली का, पेट्रोल और डीजल की कीमतों का, क्या उसको टेकअप करेगी गवर्नमेंट, अपोजिशन या पीडीएम?
देखिए बिल्कुल जो ऑपोजिशन ने अलायंस बनाई है पार्टीज की पीडीएम की शक्ल में, उसका यही पॉइंट था कि जिस तरह आपने देखा कि कैसे जीडीपी 5.8 था हमारे टाइम में, इधर कोरोना से पहले 1.9 और फिर 0.4 तक चला गया। जीडीपी देख लें आप, सर्कुलर डेट देख लें आप, अब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जैसे आपने मेंशन की, इन्फ्लेशन देख लें पहले 14% थी, अब 8-9% आ गई है। फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। आप रेगुलर चीज़ों की देख लें कि यूटिलिटी स्टोर में जाएं, दालों की सबकी आज स्टैटिस्टिक्स आई हैं, उसमें इन्फ्लेशन आया है कि चीज़ों की कैसे प्राइसेस बढ़ी हैं। और आपको पता है कि जैसे ओवरऑल वर्ल्ड में अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं, पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट भी इंक्रीज़ हो रहा है, और इनके मिनिस्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि प्राइसेस इसलिए इंक्रीज हो रही हैं क्योंकि वो भी इन्होंने पुरानी हुकूमत पे डाल दिया है। तो हमारा जो तहरीक थी पीडीएम की, वैसे वो उसका उमर अयूब का क्लिप पड़ा हमारे पास ऐसा, ये हुकूमत जो है ना अहल है, इनकॉम्पिटेंट है, करप्ट है, आटा चोर है, चीनी चोर है, और ये लोगों को कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकती। इमरान खान का एक दिन और भी इस हुकूमत में रहना जो है वो अवाम के लिए सही नहीं है। दैट वाज द रीजन फॉर पीडीएम। उमर अयूब साहब ने कहा था कि पिछली हुकूमतों में से बिजली हम महंगी कर रहे हैं, पड़ा हमारे पास ऐसा? जरा सुनाओ जल्दी से, फिर इस पे हिना साहब का कमेंट लेता हूं मैं। नून की हुकूमत ने दान हिना साहबा, आपकी गवर्नमेंट ने बारूदी सुरंग लगाई जिसकी असरात अब पैदा हो रहे हैं। आपकी हुकूमत की वजह से बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं। ये वफाकी वजीर बराए बिजली और पानी जो है उमर अयूब साहब, ये उनकी स्टेटमेंट है मैम, मैंने सुना दी आपको। हिना साहबा, मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ। देखिए ये हुकूमत माफियाज की हुकूमत है। जब चीनी की रिपोर्ट आई तब भी इन्होंने क्या किया, जो चोर थे उनको एनआरओ दे दिया या मुल्क से बाहर भेज दिया। इसके अलावा आप देख लें आटे की प्राइस आई, उस पर भी मेडिसिन माफिया की हुई। तो अब ये उमर अयूब साहब जो है वो इसके पर बात करें। एलएनजी की आपको भी पता है कि किस तरह जो डील इनने की, उसमें एलएनजी की किल्लत क्यों हो रही है, वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने पूरी और मिफ्ता इस्माइल ने सारी डिटेल्स बता दी। अब ये हर चीज अभी 2.5 साल गुजर गए हैं, इस हुकूमत की परफॉर्मेंस जीरो है, और एक ही जवाब है इनके पास कि ये पिछली हुकूमतों के मुसर्रत साहिबा, मुझे बताइए परफॉर्मेंस कितनी सिफर, देर ये बात करते रहेंगे? कब तक आप कहते रहेंगे कसूर नून लीग का है, कसूर जरदारी साहब का नहीं हो सकता, इस तरह नहीं चल सकता। मुसर्रत साहिबा, देखिए सबसे पहले तो मैं जल्दी से बताऊं जी, बिल्कुल सबसे पहले तो ये कि जो पीपल्स पार्टी है उनको भी इलेक्शन कमीशन ने एक सवालनामा भेजा हुआ है जो कि अभी तक वापस मुड़ के नहीं आया। दूसरी रह गई बात, अभी जिस वक्त इस साल आपको पता है कि इन्फ्लेशन 8% डिक्रीज हुई है, और यू मस्ट रिमेंबर कि जिस कंडीशन में हमें ये मुल्क मिला था, अगर किसी और के पास होता तो इस मुल्क खुदा ना खास्ता ग्रे लिस्ट से ब्लैक में तो ये देवर इंटरेस्टेड। और सबसे जो अहम बात है, जो अदनान लेट मी कंप्लीटेड, अच्छा सबसे अहम बात है कि आपको पता है कि आईपीपीएस वाला पाकिस्तान के साथ जितना बड़ी ट्रेजेडी, बहुत सारे सानियात हुए, इट वाज वन ऑफ देम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंडिकेटर बहुत बेहतर हैं, लेकिन इसमें एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हैं। यही वजह है कि पीडीएम, ये जो 11 जमातों का पाकिस्तान डाकू मूवमेंट का जो गठजोड़ है, और यू टर्न, तारीख के वर्स्ट यू टर्न ये होते हैं कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। वर्स्ट ये होता है कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, फिर वो आज एक स्टेज शेयर कर रहे हैं। वर्स्ट ये तारीख, दुनिया की तारीख ने देखा कि जो कहते थे औरतों की हुक्मरानी हराम होती है, एक कंधे पे रख के मूवमेंट चला रहे हैं। मुझे आंसर कर देते हैं, यू टर्न इसको कहते हैं, यू टर्न इसको कहते हैं। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है मुसर्रत साहब, आपने सबसे ज्यादा कर्जे लिए हैं आपने एक पीटीआई की लीडर की गवर्नमेंट कैरेक्टर ने। असैसिनेशन की, हिना साहब ओवर टू यू, एक मिनट मुसर्रत साहब, आखिरी मिनट है हिना साहब के लिए। हिना साहब ओवर टू यू। इन्होंने जो यू टर्न किए अवाम ने इनको माफ नहीं किया, यही वजह है कि इनकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं उसमें पब्लिक नहीं निकली, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, डिजेक्ट किया। आने वाले इलेक्शंस में भी इनका कोई फ्यूचर नहीं है। इलेक्शन होना ही होना है, जब भी होगा इंशाल्लाह हम पहले से ज्यादा सीटें लेंगे, और इंशाल्लाह हम इनको करप्ट लोगों की जगह जेल है, और जो बाहर गए थे प्लेटलेट्स काउंट के लिए, ही शुड कम बैक। इनसे पूछे वो कब आ रहे हैं। मुसर्रत साहिबा कमेंट, मुझे बताएं कि ये परवेज इलाही को, चौधरीज को डाकू कौन कहता था? शेख रशीद को इंटीरियर मिनिस्टर बनाया, उनको कौन कहता था चपरासी? एमक्यूएम को कौन और इंशाल्लाह एनआरओ नहीं मिलेगा, एनआरओ नहीं मिलने वाला। दे आर क्राइंग फॉर, दे आर बेगिंग फॉर एनआरओ। दैट्स व्हाई ये 11 जमातों का गठजोड़, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। इनका फ्यूचर है एक स्टेज, एक दूसरे को अपने गाने सुनाना और उसके ऊपर परफॉर्मेंस करना। अजमत को उस कमेटी के अंदर बनाना ही, मैंने आपसे पूछा, आपने बात कर लिया तो अदनान से एक दूसरे के